नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स में हिंदी से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और पाठ्य पुस्तकें ये दोनों इस चैनल पे चल रही है और उसी श्रृंखला में 4 पाठ हम कर चुके हैं कक्षा 12 अंतरा की बुक के, और आज हम कक्षा 12 अंतरा पुस्तक का 5वां पाठ करने वाले हैं। और हमारे 5वां पाठ का नाम है विष्णु खरे। इससे पहले अंतरा पुस्तक के 4 पाठ हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाके और उन 4 पाठों के नोट्स कैसे बनाने हैं वो वहाँ जाके देखें और मेरे साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं आपको इसमें नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ, कैसे आप इन पाठों के नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के समय आपके पास बहुत ही अच्छा मैटर उपलब्ध हो सके। तो अब हम 5वां पाठ पढ़ेंगे विष्णु खरे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए विष्णु खरे। अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, जैसे कि हम हर पाठ में लिखते हैं कि राइटर का जन्म कब हुआ और जन्म स्थान कौन सा है। विष्णु खरे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं और इनका जन्म 1940 ईस्वी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से ये लिखना है कि विष्णु खरे का जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। जहाँ मैं बोलूँ बस वहीं लिखना है, बाकी आपको मेरे साथ पढ़ना है। अगर आपके पास कक्षा 12 अंतरा की पुस्तक है तो आप उसे खोल के बैठिए और अपनी उंगली, छोटा बच्चा जैसे पढ़ता है वैसे अपनी उंगली रख के आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने इसमें 2 किताबों का समावेश किया है। ये जो किताब आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली की किताब है, और इसी किताब में, इसी पुस्तक के अंदर मैंने आपके जो अभी इसी सत्र में जो राजस्थान की स्कूल्स में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे कि हम एनसीईआरटी कहते हैं, वो जो किताब चल रही है उसका भी समावेश किया है। तो मैं यहाँ 2 पुस्तकों में से आपको पढ़ा रही हूँ और उसके बाद आपसे शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूँ। अगला बिंदु है शिक्षा। इंदौर से 1963 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। कार्य क्या था इनका? अध्यापन कार्य था। 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश और दिल्ली के महाविद्यालय में अध्यापन से जुड़े रहे। लेखन कार्य। औपचारिक रूप से लेखन का आरंभ 1956 में हुआ। इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी में और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अधिक किया। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि विष्णु खरे ने औपचारिक रूप से लेखन कब आरंभ किया? 1956 में किया। अगला बिंदु संपादन कार्य, यानी कौन कौन से संपादन कार्य इन्होंने किए। 62-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे। 66 और 67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। 1976 और 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर पदासीन रहे। 1985 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। 1993 में जयपुर नव भारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। नेक्स्ट है, तब से वे स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य में रत है। यहाँ आपको केवल 2 पॉइंट लिखने हैं यहाँ, ठीक है। पहला ये लिखना कि 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में, और दूसरा लिखेंगे आप 66 और 67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए इनके प्रकाशन कार्य, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ध्यान से लिख लेना है। तो अब आगे आप लिखो, पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद, और आगे का है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। यानी लिखिए लाइन, पहला प्रकाशन
टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। अब यहाँ पर आपको सन नहीं दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ कब प्रकाशित हुई, यहाँ से देख के लिखो। 1960 में। क्या लिखोगे? पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में प्रकाशित हुई। ये लिख लिया। अब देखिए दूसरा बिंदु आप ये लिखिए, एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित करी। दूसरा बिंदु लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। रचनाएं कौन कौन सी है अब देखते हैं हम। ये आपको हमेशा लिखना ही होता है हर राइटर में। विष्णु खरे की पहचान कविता के साथ साथ अनुवादक के रूप में रही है। ठीक है, कैसे रही है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर रचनाओं के सन नहीं दिए गए हैं, सन, लेकिन मैं आपको हर रचना के साथ उसका सन बताती जाऊंगी, लिखते जाइएगा। पहली रचना है खुद अपनी आँख से। ठीक है ना, ये है। तो देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये लिखने से पहले देखो हमने पहले क्या देखा था, हम वापस चलते हैं यहाँ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश कविताएं मैंने आपको बताई 1960 में। अब आप इसके बाद लिखो, इसके बाद वो ये 2 लाइन आपने लिख ही ली थी, ये दोनों। अब लिखना है इसके बाद यहाँ पर नंबर 3 लगा के, वो 2 पॉइंट ऊपर हो गए थे, तीसरे में लिखो। पॉइंट तीसरा होगा लेकिन इनका जो संग्रह है वो दूसरे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये अलग ही एक अलग ही पॉइंट है, ये बिल्कुल ये अलग पॉइंट है। पहला प्रकाशन हो गया, देखो पॉइंट में 1 2 3 कर देना भले, लेकिन पहला प्रकाशन ये है। अब यहाँ मैं दूसरे प्रकाशन की बात कर रही हूँ, ये एक अलग बिंदु है, आप चाहें तो अलग से लिख लो। पहला प्रकाशन 1960 में बताया मैंने, दूसरा प्रकाशन जो है वो इनका 1970 में है। लिखना आप, इसमें नहीं लिखा है, मैं लिखवा रही हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसको? दूसरा प्रकाशन कौन सा है? एक गैर रोमानी समय में, एक गैर रोमानी समय में, ये लिखना है आपको। ठीक है, ये कब हुआ? 1970 में। ये दूसरा प्रकाशन है, वापस लिख देती हूँ। दूसरा प्रकाशन है एक गैर रोमानी समय में 1970। ठीक है, ये दूसरा प्रकाशन प्रकाशित हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या था? मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा प्रकाशन है एक गैर रोमानी समय में जो 1970 में है। अब आगे देखिए, तीसरा संग्रह है ये वाला। ठीक है, खुद अपनी आँख से। कब है ये लिखिए आप 1978 में। तीसरा हो गया खुद अपनी आँख से 1978 में। और चौथा संग्रह होगा आपका ये वाला, सबकी आवाज़ के पर्दे में। ये कब आया सबकी आवाज़ के पर्दे में? 1994 में। तो सबकी आवाज़ के पर्दे में ये लिखना है आपको, लिखते जाना आप इनके साथ इनके ईयर। सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में। और पांचवा होगा ये वाला, पिछला बाकी। ठीक है, पांचवा पिछला बाकी, इनके सन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे लिखने हैं। पांचवा इनका पिछला बाकी है। और छठा जो है इनका वो है काल और अवधि के दरमियान। इस तरीके से कंटिन्यू ये प्रकाशन हुए। और मैंने आपको एक लाइन लिखवाई दी है कि एक समीक्षा पुस्तक है इनकी, आलोचना की पहली किताब, जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ। यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं लिखवा दूँगी। विष्णु खरे के साहित्य में आधुनिक जीवन और उनसे जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। वे अपने काव्य के द्वारा अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर उसे नैतिक स्वर प्रदान करते हैं। इनका काव्य स्वतंत्रता के पश्चात भारत का दर्पण है, जिसमें देश समाज की प्रगति दिखाई
गई है, या कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। भाषा शैली कैसी है? सीधी सादी गंभीर भावों को एक साथ समेटे हुए इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग हुआ। अब देखिए इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, जो पुरस्कार हम इसमें देख लेते हैं। फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये आपको लिखने हैं। ये क्यों लिखने हैं, ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, मैं प्रश्न बताती हूँ। विष्णु खरे को कौन सा, निम्नलिखित में से विष्णु खरे को कौन सा सम्मान नहीं मिला? प्रश्न ये होगा, 1 2 3 दे दिए जाएंगे, चौथा कुछ और दे देगा। फिर पूछेगा कि विष्णु खरे को कौन सा सम्मान नीचे लिखे हुए में से कौन सा सम्मान नहीं दिया गया। तो आपको ये सारे इनके सम्मान पता होने चाहिए, इसीलिए आप ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए ये हमारी कविता आ रही है एक कम। विष्णु खरे ने अपने इस जो कक्षा 12 अंतरा में विष्णु खरे पाठ है, इसमें 2 कविताएं ली है। पहली कविता है एक कम और दूसरी कविता है सत्य। ठीक है। पहली कविता एक कम है, तो हम पहली कविता जो है उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर उसको देखेंगे। पाठ परिचय भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम पूरी कविता को पढ़ेंगे। और जो यहाँ ये जो बुक है इसके अंदर कविता नहीं दी गई है, सीधी व्याख्याएं दी गई है। और मैं कविता आपको पढ़ाऊंगी जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो किताब चल रही है इस सत्र में स्कूलों में, वहाँ से मैं आपको वो कविता पढ़ाऊंगी। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। ये है एक कम। ठीक है। एक कम कविता पढ़ते हैं हम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज, निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो ये विष्णु खरे की एक कविता है एक कम। इसमें स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश के हालात है वो बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें कि कुछ शब्द आए हैं इसमें, जैसे इसके अंदर एक शब्द है आश्रित। ठीक है। एक शब्द आया है निर्लज्ज, निराकांक्षी, आश्रित। ठीक है ना, प्रतिद्वंदी, निश्चिंत, ये आपको पता ही है, और प्रकाश पुंज। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश की हालत है वो बताया है कि भ्रष्टाचार के तरीके से लोगों ने क्या कर रखा है, पैसा कमा रखा है। और पैसा कमा करके वो क्या हो रहा है, माला माल हो रहा है। ठीक है। तो पैसा कमा करके वो माला माल हो रहा है, किस तरीके से, भ्रष्टाचार से। लेकिन कवि क्या कहता है कि 25 पैसे या एक चाय 2 रोटी के लिए कोई भी भिखारी जब हाथ फैलाता है तो वो उसको उससे ज़्यादा बेटर मानता है। किससे? जो भ्रष्टाचार के तरीके से मालामाल हो रहे हैं। क्यों? वो भीख मांग रहा है लेकिन फिर भी ईमानदारी है, जितना मिल रहा है उतना खा रहा है। लेकिन लोग भ्रष्टाचार के तरीके से क्या कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। और यहाँ पर वो खुद को भी इसी श्रेणी में मानता है कि हाँ मैं भी उन्हीं की श्रेणी का हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों का सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो पाठ का परिचय पढ़ेंगे हम कि हमारा पाठ क्या कहता है। एक कम।
सबसे पहले ऊपर लिखिए एक कम और ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दीजिए विष्णु खरे, ताकि आपको पता रहे कि ये कविता किसकी है, विष्णु खरे की है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस कविता में विष्णु खरे ने स्वतंत्रता के बाद के माहौल पर प्रकाश डाला। पहला बिंदु आपको ये लिखना है कि एक कम कविता में स्वतंत्रता के पूर्व है या स्वतंत्रता के बाद, ये प्रश्न बनता है। तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद लोग ईमानदारी, राष्ट्रीय भावना से दूर हो गए और उसका स्थान भ्रष्टाचार और बेईमानी ने ले लिया। इन तरीकों को अपनाकर लोग अमीर हो गए और जिन लोगों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया वे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो गए। मैंने अभी ऊपर आपको बताया यही चीज़ है। अब देखो ये लाइन लिखिए अगली, तुम्हारे सामने बिल्कुल डॉट 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 निश्चिंत रह सकते हैं। और कवि लिखिए विष्णु खरे और कविता का नाम है एक कम। यहाँ तक लिख लिया। अब देखो संदर्भ क्या है, कवि इस बदले हुए माहौल में ईमानदार व्यक्ति का साथ देने में अपने आप को असमर्थ पाता है। कहा है ना, मैं लाचार, बोला है उसने खुद को, क्या बोला है उसने खुद को कि मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी में भला चंगा हूँ, पर मैं कामचोर हूँ और एक मामूली धोखेबाज हूँ। क्यों कहा है, क्योंकि वह खुद को ईमानदार व्यक्ति का साथ देने में क्या महसूस कर रहा है, असमर्थ महसूस कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बेईमानी और भ्रष्टाचारियों के बीच जी रहे ईमानदार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपने आत्मसम्मान को खो दिया है। कैसे? वह ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा है, इस बात के लिए उसे शर्म आनी चाहिए, किंतु उसने उस शर्म को छोड़ दिया। उसने सारी इच्छाएं और आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया। अब वो किसी से मुकाबला भी नहीं करना चाहता। कभी ईमानदार व्यक्ति का विरोधी, मुकाबला करने वाला या उनका हिस्सा बांटने वाला नहीं बनना चाहता। इसका अर्थ क्या है कि उसके भीतर, किसके भीतर, खुद कवि के भीतर ना तो धन कमाने की चाहत है, न उन्नति के रास्ते पर जाने की चाहत है। कवि भिखारी और ईमानदार व्यक्ति की राह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता। इसीलिए ईमानदार व्यक्ति उससे निश्चिंत रह सकता है, क्योंकि वो उनके आड़े नहीं आएगा। वो खुद को, एक कम का मतलब क्या है, बाकी सब तो ईमानदार व्यक्ति के विरोधी है ही है लेकिन एक कम में खुद को कम कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि मैं ईमानदार व्यक्ति की राह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। यानी खुद को कम किया, इसीलिए इस कविता का नाम क्या रखा, एक कम, यानी खुद को हटा लिया। अब आपको ये लिखना है विशेष, आज़ादी के बाद की स्थिति से मोह भंग हुआ, ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के बीच के अंतर को दिखाया गया। इस लाइन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो विशेष है। आगे देखिए, ये काव्य सौंदर्य आपके काम का नहीं है, मैं हर पाठ में आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग काम का है। अगली लाइन लिखो, अब जब कोई डॉट 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 बच्चा खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक लिखा। कवि कौन है, विष्णु खरे और कविता एक कम, ये लिख लेना आप। ठीक है, क्या मतलब है इनका, इन पंक्तियों का? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद में झूठ, छल कपट या बेईमानी का रास्ता अपनाया, वो तो क्या बन गए, अमीर बन गए। और जो ईमानदार थे वो क्या रह गए, गरीब। और इस माहौल में दूसरों के आगे हाथ फैलाने को वो क्या हो गए, विवश हो गए। अब देखो आगे क्या करते हैं, जब कोई चाय या 25 पैसे के लिए हाथ फैलाता है तो कवि जान लेता है कि वह कोई ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा है। उसने बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया है। समझ में आ गई बात? ये फिर शिल्प सौंदर्य है, ये आपके काम का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर है
ये भी आपके काम के नहीं है, ये 12वीं के बच्चों के काम का है। यहाँ हमने एक कम कविता को पढ़ लिया। एक कम नाम क्यों रखा गया? क्योंकि खुद कवि ने अपने आप को इस भीड़ से हटा लिया, ईमानदार व्यक्ति का विरोधी नहीं बनना चाहता, इसीलिए एक कम। ठीक है। दूसरी कविता आती है इनकी सत्य, विष्णु खरे की। पहले हम उस कविता को पढ़ लेते हैं, सत्य कविता को, फिर उसके बाद हम आगे का देखेंगे। ठीक है। सत्य कविता। देखिए, सत्य कविता का नाम सत्य क्यों रखा गया, मैं थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। यह सत्य कविता जो है पौराणिक कथा के आधार पर है, जिसमें विदुर और युधिष्ठिर का वर्णन हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि विदुर और युधिष्ठिर हमने देखा है पूरी महाभारत में कि ये दोनों सत्य के प्रतीक थे और सत्य की राह पर चलने वाले थे। तो ये पूरा जो एक कविता है यहाँ पे, ये इन दोनों पर आधारित है पौराणिक कथा के अनुसार, है ना। देखो, जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। यानी महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर और विदुर, युधिष्ठिर के कुछ सवाल थे जिन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो वो विदुर के पास गए, पर विदुर सत्य का सामना नहीं कर सकते थे। किसका? युधिष्ठिर का। घने जंगलों में चले गए और युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले गए और युधिष्ठिर उनको पुकारते रहे। कहा है ना पहली लाइन, जब हम सत्य को पुकारते हैं, युधिष्ठिर सत्य को पुकारते रहे, किसे? विदुर को, लेकिन वह भी हमसे परे हटता जाता है। कौन हटा? विदुर। यानी युधिष्ठिर ने पुकारा विदुर को और विदुर परे हटते चले गए और जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। अगला है, सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य, कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते हैं। यानी वह पीछे पीछे चल रहे और वो विदुर आगे आगे भाग रहे। हम भी उसी तरीके से क्या है, सत्य के पीछे पीछे भागते हैं। कभी तो वह हमें दिखता है, कभी वह ओझल हो जाता है। हम भी कहते ही रह जाते हैं कि रुको। कैसे? जैसे कि धर्मराज ने विदुर को कहा। धर्मराज किसे कहा गया? युधिष्ठिर को। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोच कर रुक ही जाता है सत्य। यदि हमारे अंदर युधिष्ठिर जैसा संकल्प हो, यानी हम उसी की तरह सत्य की राह पर चले, तो फिर विदुर जैसे सत्य को भी रुकना ही पड़ता है। कैसे? लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी। और जब सत्य पलट कर खड़ा हो जाता है और दृढ़ निश्चय से खड़ा हो जाता है, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है। ये विदुर और युधिष्ठिर के लिए पंक्ति आई है पूरी की पूरी। आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगी कि क्या है। जैसे समी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। यानी जब पुकारते पुकारते युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे गए तो आखिर में युधिष्ठिर सत्य था, एकदम धर्मराज था, तो उनको विदुर को रुकना पड़ा। निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए और विदुर युधिष्ठिर को देखते रहे। ठीक है। और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में, यानी उनके नेत्र उनके नेत्रों से मिले और उसके बाद एक प्रकाश पुंज यानी प्रकाश धीरे धीरे ज़्यादा हुआ। सिर झुकाए हुए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। विदुर युधिष्ठिर को देखते रहे, इनकी नेत्र ज्योति और उनकी नेत्र ज्योति दोनों मिली, लेकिन विदुर ने अंत तक भी मुंह नहीं खोला। यानी युधिष्ठिर के किसी भी प्रश्न का उत्तर विदुर ने नहीं दिया। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था हम तक आता हुआ, यानी विदुर के नेत्रों से। देखो कभी कभी क्या होता है,
जुबां जो बात नहीं कह सकती पर आंखें उनका जवाब दे देती है। कितनी ही बार होता है, आपने महसूस किया होगा, आंखों से ही प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। वही स्थिति यहाँ विदुर और युधिष्ठिर के साथ हुई है और युधिष्ठिर की आंखों से निकला जो प्रकाश पुंज था वो विदुर की आंखों से निकला हुआ प्रकाश पुंज युधिष्ठिर तक पहुंचा। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे है, हम कह नहीं सकते भाई वो हम तक आया या फिर और आगे निकल गया वो प्रकाश, ये हम कह नहीं सकते। न तो हम में कोई स्फुरण हुआ न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा, यहाँ पर सही छपा हुआ नहीं है, मैं भी बुक में से ही पढ़ूंगी। सोचा होगा माथे के साथ, यहाँ लिखा है माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, यानी यहाँ ये कहा गया कि विदुर चाहते तो बता सकते थे क्या युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं किया और युधिष्ठिर को खांडव प्रस्थ से जो इंद्रप्रस्थ लौटे तो अपने सिर का मुकुट यानी अपना माथा नीचे किए यानी निराशा के स्वर में उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि उनको कोई जवाब नहीं मिला। उनको ये भी महसूस नहीं हुआ, जबकि आंखें देख के पता चल गया था विदुर की कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, लेकिन उन्हें ये भी भान नहीं हुआ कि वो सत्य था या नहीं था, मैं उस तक पहुंच पाया या वो मुझसे छू कर निकल गया, ये भी युधिष्ठिर को समझ नहीं आया। और माथा नीचे करना या मुकुट नीचे करने का मतलब निराशा का भाव यहाँ पर आया है। अब आगे देखिए, सत्य कविता हेडिंग डालिए सत्य। पहली लाइन लिखिए, यदि हम किसी ... समा जाते हैं इसमें, ये समाज लिखा है यहाँ समा जाता है, समाज नहीं है ये, समा जाता है, गलत प्रिंट है, समा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लीजिए और लिखिए कवि विष्णु खरे की है, कविता का नाम है सत्य। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है वही सत्य को पहचान सकता है। कवि कहता है कि सत्य की प्राप्ति उसी को होती है जो दृढ़ संकल्प वाला होता है। यदि हम भी, ये 2 बार यदि आ गया है, हम भी यदि युधिष्ठिर के समान अडिग होते और सत्य को खोजने के लिए उसके पीछे जाते तो सत्य को भी मजबूर होकर क्या करना पड़ता, रुकना पड़ता। जब सत्य रुककर पीछे पलटकर हमें देखता तो उस समय हमें महसूस होता कि सत्य हमारी ओर ही देख रहा है और वह इस तरह हमारी आंखों में देखता है जैसे वो हमें अंतिम बार देख रहा हो। आज के बाद वो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकाश की किरण सत्य में से निकली और हमारी आत्मा में समा गई। सत्य वास्तव में दिखाई नहीं देता, बल्कि यह केवल आत्मा द्वारा महसूस किया जा सकता है। सत्य आत्मा को क्या करता है, प्रकाशित करता है। अब ये लाइन आपको लिखनी है विशेष, सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय का होना आवश्यक है। सत्य को अनुभव करने पर आत्मा प्रकाशित होती है। इस लाइन को आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य आपके काम का नहीं है। अब आगे की लाइन ये लिखिए, हम कह नहीं सकते ... समाया या नहीं ... किसकी है, विष्णु खरे की। कौन सी कविता है, सत्य, लिख लीजिए। अब हम देखेंगे इसका अर्थ। ये भाव सौंदर्य तो यहाँ 12वीं क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, बाकी ये व्याख्या ही है इसकी। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सत्य के बारे में बताना चाहता है कि वह कहता है कि जब सत्य के भीतर से प्रकाश जैसा हमारे पास आता है
तो हम कह नहीं सकते कि वो हमारे भीतर गया या नहीं, क्योंकि न तो हमारे भीतर कुछ हलचल हुई, न कंपन हुआ और न ही कोई विशेष प्रकार की ऊर्जा को महसूस किया। इसका अर्थ यह है कि सत्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। सत्य की पहचान आत्मा के द्वारा की जा सकती है और वह केवल अनुभव का विषय है। अब देखिए हम शब्दार्थ देख लेते हैं इसके, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सत्य कविता के बारे में थोड़ा सा औरल बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि सत्य कविता में महाभारत के पौराणिक संदर्भ और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। तो आप ये लाइन लिख लीजिए जो मैंने अभी बोली है, ठीक है, कि सत्य क्या है कि पौराणिक संदर्भ और पात्र के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को बताया गया है। ठीक है, इसमें युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को और सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का क्या है, अभिष्ट है। ठीक है ना। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, एक कम कविता के देखेंगे पहले। आश्रित मतलब किसी के सहारे, निर्लज्ज लज्जा रहित बेशर्म, निराकांक्षी इच्छा रहित या जिसे किसी चीज की इच्छा ना हो, प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी, शत्रु या विरोधी, निश्चिंत चिंता रहित बेफिक्र, प्रकाश पुंज रोशनी का समूह है। अब हम सत्य के देखेंगे। गुहारते हुए, गुहार लगाते हुए, गुहार का मतलब होता है आवाज लगाना, आवाज लगाना। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय करने वाला, निर्निमेष बिना पलक झपकाए, स्फुरण कपकपी, जो कंपन होता है ना शरीर में, वो कपकपी। ठीक है, तो ये हमारा सत्य भी हो गया, ये सत्य वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। यानी विष्णु करे की दोनों कविताएं हैं, एक कम और सत्य। शब्दार्थ देख लिए, शब्दार्थ लिखने हैं ये आपको, ये वाले जो शब्दार्थ है ये आप लिख लीजिएगा। अगर आपको इजी लगता है तो मत लिखिए, और कुछ टफ वर्ड ऐसे निराकांक्षी, निर्लज्ज, प्रतिद्वंदी, है ना, ऐसे गुहारते हुए, ऐसे जो टफ वर्ड लगते हैं उनको लिख लीजिए। तो ये हमारा 5वां पार्ट था अंतरा पुस्तक का। चौथा पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा 5वां था। अब कल हम इसका 6ठा पार्ट पढ़ेंगे, रघुवीर सहाय। उसमें भी उन्होंने 2 कविताएं ली है, वसंत आया और तोड़ो, जिसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आगे 6ठा पार्ट होगा। धन्यवाद।